प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूँ, दुनिया भर में जितने देश हैं लगभग हर जगह भारत के लोग उपस्थित हैं। उसमें से अधिकांश देशों से कुंडलियाँ आती हैं और ज़्यादातर अमेरिका से, कनाडा से, फ्रांस से, इटली से, उसके बाद इंग्लैंड से, फिजी, सिंगापुर, जापान, हर जगह से कुंडलियाँ देखी जाती हैं। और बड़ा अच्छा ये लगता है कि सब जगह के लोग, मतलब जो भी रहते हैं भारत के, वो इस विषय को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और तो और बहुत गहराई से वो कई बार जानते भी हैं। और इससे उनका कोई नुकसान नहीं होता, इससे उनका लाभ ही होता है। इससे किसी भी व्यक्ति को नुकसान नहीं है, ज्योतिष से कोई नुकसान नहीं है। जिस तरीके से आपको आपकी माता और पिता का कोई नुकसान नहीं होता अगर वो किसी तरीके से कलयुगी प्रभाव में ना हो तो, वैसे ही ये ज्योतिष विद्या जो है आपकी जननी है, ये हमारी जननी है, हमारी माता है, हमारा मार्गदर्शन करती हैं और इनकी अवहेलना हमें नुकसान और नीचे लेके जाती है। इस वजह से प्रत्येक व्यक्ति को अपनी कुंडली को समझने का अधिकार है और ये आपका कर्तव्य भी है कि आप अपनी कुंडली को समझें। जिस तरीके से हम दुनिया भर के संबंधों में बंधे पड़े हैं, तो हम एक बार अपनी कुंडली दिखाकर इस कुंडली में छुपे रहस्यों को जानने की कोशिश करें और कुंडली हमारी हमसे क्या चाहती है हम वो करने की कोशिश करें। फिर हमारी जो वर्तमान की सफलता है और कुंडली देखने, दिखाने, समझने, समझाने के बाद की सफलता है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर हो जाता है। इस वजह से मैं आप लोगों को ये बात कहता हूँ क्योंकि राजा सभी बनना चाहते हैं, धनवान सभी होना चाहते हैं, सुखी सभी होना चाहते हैं, मानसिक रूप से शांत सभी होना चाहते हैं, पर वस्तुतः जहाँ से यह हमें प्राप्त होता है हम उस पर कई बार विश्वास या अविश्वास या विश्वास नहीं करते। इस जातक का जन्म माघ माह में हुआ है। अब ज़रा ध्यान से समझिए, तो जो व्यक्ति माघ माह में जन्मा होता है वो किसी भी अवस्था में हार नहीं मानता और जन्म हुआ उत्तरायण, शिशिर ऋतु, कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि, मघा नक्षत्र, सौभाग्य योग, दिन शनिवार। अब जरा ध्यान से समझे, शनिवार को जन्मे हैं और शनिवार के अधिपति होते हैं, चतुर्थ और तीसरे भाव के स्वामी होकर के पंचम भाव में बैठे हैं, नीचाभिलाषी, नवांश चक्र में उच्चाभिलाषी, दशमांशा चक्र में स्वग्रही हो गए। तो कर्म क्षेत्र के लिए शनिदेव या वारेश आपके पक्ष में परिणाम देंगे। दूसरा कि ये शनिदेव जन्म कुंडली के पंचम भाव में केतु, शनि मंगल राहु केतु, शनि मंगल राहु केतु, मंगल राहु यहाँ, शनि केतु यहाँ। इस भाव से चौथे कोई ग्रह नहीं, इस भाव से चौथे पीछे 10 घर आगे शुक्र और बुध बैठे हैं जो एक अच्छा नेचर देते हैं। इस भाव पे किसी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है। इस कुंडली का सबसे महान पापी ग्रह जन्म कुंडली के पंचम भाव में बैठा है। तो वारेश जन्म कुंडली में विलंब से यश और प्रतिष्ठा देने वाले बन रहे हैं। दूसरा कि वो केतु के संपर्क में होने से व्यक्ति को धार्मिक जरूर बनाएंगे। पूर्व जन्म में भी व्यक्ति धर्म करता हुआ आया था, इस जन्म में भी व्यक्ति धर्म करता रहेगा। कृष्ण पक्ष के तृतीया तिथि के चंद्रमा पापक नहीं होते, शुभग होते हैं। इस वजह से उनका शुभ प्रभाव जातक के जीवन को लाभान्वित करेगा। व्यक्ति सकारात्मक विचारों वाला होगा, मन, बुद्धि, चित्त और व्यवस्था में शांति में विश्वास रखने वाला होगा। मघा नक्षत्र में जो लोग जन्मे होते हैं, वस्तुतः तो अगर विचार करें तो इसके जो स्वामी देवता हैं वो हमारे पितर हैं। पितर तो हमें हो सके तो पितृपक्ष में, मतलब जो श्राद्ध पक्ष होता है आश्विन माह के कृष्ण पक्ष में, तो पितृपक्ष में हो या वैसे तो अमावस्या को अपने पितरों के नाम पे जरूर ही दान करना चाहिए। और ओम पितृभ्यो नमः इस मंत्र का जप भी करना चाहिए। साथ ही साथ अगर हो सके तो पीपल के वृक्ष के पास जाकर के थोड़े से मंत्र का जप अगर हो जाए तो करें, या शनिवार को पीपल के वृक्ष की परिक्रमा आवश्यक रूप से करनी चाहिए। कृष्ण पक्ष के तृतीया तिथि के चंद्रमा होते हैं शुभग, इस वजह से नौकरी, धन, व्यवसाय,
और रोजगार ये सब अच्छा रहेगा, विचार भी शुद्ध बने रहेंगे। सौभाग्य योग में जन्मे होने से व्यक्ति सौभाग्यशाली तो होता ही है। वर्ण होगा क्षत्रिय और गण होगा राक्षस। तो क्षत्रिय वर्ण मतलब राजसिक और राक्षस गण मतलब तामसिक। तो व्यक्ति का जो जीवन है वो राजसिक और तामसिक दोनों के मध्य से गुजरेगा। राक्षस गण के होने के कारण व्यक्ति में चपलता, कई बार कठोरता, कई बार निर्दयता और कभी कभी झगड़ालूपन की स्थिति भी बनने वाली हो जाती है। जबकि क्षत्रिय वर्ण के कारण व्यक्ति में अहंकार और दिखावापन या छोटी मोटी बातों पे क्रोध आ जाना, है ना, इस तरीके की बातें देखने को मिलती है। तो मैंने जो बात यहाँ तक आप लोगों से कही है बहुत गंभीरता से कि इस जातक का जन्म अगर जिस पंचांग में हुआ है वो पंचांग बहुत अच्छा बना है, जिसमें सबसे अच्छी बात बनी है कि चंद्रमा व्यवस्थित हो रहे हैं और व्यक्ति को मन बुद्धि चित्त से शांत और आगे ले जाने वाले बन रहे हैं। इस आधार पर आपकी कुंडली के चंद्रमा जो कृष्ण पक्ष के तृतीया तिथि के होकर के शुभग्रह हो रहे हैं, नवम भाव के स्वामी होकर के दशम स्थान में बैठ करके केंद्र त्रिकोण या धर्म कर्माधिपति योग स्वतंत्र व्यवसाय करने वाला भी बना रहे हैं। तो आप चाहें तो स्वतंत्र व्यवसाय भी कर सकते हैं। चंद्रमा से मंगल का संबंध द्वितीय का है जो व्यक्ति को धनवान और राजसिक सुखों के प्रति आकृष्ट करने वाला बना देते हैं। वहीं चंद्रमा से द्वितीय घर के राहु व्यक्ति को थोड़ा रुग्ण विचारों वाला बनाते हैं। चंद्रमा से पांचवें घर में शुक्र सुंदर दाम्पत्य देते हैं और चंद्रमा से पांचवें घर में बुध व्यक्ति को क्रिएटिव, ज्ञानी, धर्मात्मा, कृपण तो नहीं पर धन बचाने वाला बना देते हैं। विचारों में कोई भेद नहीं होता, व्यक्ति बहुत ही स्पष्ट विचारों वाला होता है। चंद्रमा से छठवें घर के गुरु रोगी बनाते हैं, पेट का। चंद्रमा से छठवें घर के सूर्य व्यक्ति बुद्धिमान, अपने धन और अपने वैभव का सही इस्तेमाल करने वाला, गंभीर चिंतन करने वाला, राजाओं के द्वारा सेवित, राजाओं से भी व्यक्ति प्रतिष्ठा और आदर प्राप्त कर लेता है। बड़े बड़े लोगों से पहचान उसकी होती है और जल्दी ही किसी की बातों पे विश्वास करके अपनी ऊर्जा को कमज़ोर समझ लेने वाला भी होता है। चंद्रमा से आठवें घर के केतु व्यक्ति को ज्योतिष, धर्म, शास्त्र, आध्यात्म, चिंतन और इतना ही नहीं बहुत ज़्यादा विचार करने वाला भी बना देते हैं। इसी चंद्रमा से 8 घर आगे शनिदेव रुग्णता देते हैं, विचारों में कपटपूर्ण बातें करने वाला बनाते हैं और कई बार बहुत गंभीर वाणी का भी बना देते हैं। तो ये आपकी कुंडली के चंद्रमा हैं। नवांश चक्र में लग्न कुंडली के धन भाव के स्वामी यहाँ के लग्नेश दशम स्थान से 2 शुभग्रह की दृष्टि प्राप्त कर रहे हैं। सारे के सारे शुभग्रह नवमांसा चक्र के केंद्र में हैं। इस वजह से यहाँ जो दोष लग रहा था शनि मंगल राहु केतु का वो समाप्त हो जाएगा और एक अच्छा दाम्पत्य मिलेगा। यहाँ सूर्य और मंगल के कारण एक अच्छी एनर्जी मिलेगी, यश मान पद प्रतिष्ठा मिलेगा, विवाह में प्रेम बहुत अच्छा रहेगा, गर्माहट रहेगी। और यहाँ गुरु, यहाँ चंद्रमा, यहाँ बुध और शनि 2 अच्छे ग्रह हैं क्योंकि इस कुंडली के लिए बुध के साथ बैठे हैं, शनि तो कोई खराब नहीं है। और 12वें भाव में शुक्रदेव, कोई गड़बड़ी वहाँ भी नहीं है। मैं समझता हूँ कि नवमांसा चक्र में 3 शुभग्रह का केंद्र में होना और साथ ही साथ जन्म कुंडली में 12वें भाव में शुक्र का बैठना एक अच्छा दाम्पत्य दिखाएगा। यहाँ जो आप शनि मंगल राहु केतु को देख रहे हैं इसमें हो सकता है कि आपको कई बार थोड़ी भाग दौड़ करनी पड़े, संतान के लिए थोड़ी दिक्कत होती है, पर वैसे ये कुंडली मंगलिक नहीं है, घबराने जैसी कोई बात नहीं है। यहाँ मैं आपको बिल्कुल भी डरने को नहीं कहूँगा, बहुत व्यवस्थित। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और कुंडली में ग्रहों को समझते हैं कि कौन सा ग्रह कितने अंशों पे विराजमान है और किस नक्षत्र में बैठकर कैसा फल कर रहा है। तो सबसे पहले बात ग्रहों के राजा सूर्य की, जो धनु लग्न की कुंडली के लिए लग्नेश के मित्र होकर लग्नेश के मित्र होकर के दशम स्थान के स्वामी होते हैं, जो बैठे हैं जन्म कुंडली के तीसरे भाव में। फलादेश भाव का ये कहता है कि अगर दशम भाव का स्वामी तृतीय स्थान में बैठा हो, अपने मित्र के साथ बैठा हो और उस पे राहु जैसे ग्रह की दृष्टि हो तो व्यक्ति अपने पराक्रम से धन अर्जित करता है, अपने माता और पिता के नाम रोशन करने वाला होता है, कुल का दीपक और प्रलब्ध जानकार होता है। मतलब आभूषण, स्वर्ण आभूषण, भवन भूमि अपने पराक्रम से इकट्ठा करता है और अपनी संपत्ति के सहारे अपने माता और पिता को समुचित आदर से सुख देने वाला भी होता है।
अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। मैंने सूर्य के बारे में बात की। सूर्य बैठे हैं 12 अंश के साथ नौ कला, श्रवण नक्षत्र और चंद्रमा दशम स्थान में सिंह राशि का निर्माण कर रहे हैं। सिंह राशि और वृश्चिक लग्न, मतलब लग्न के अधिपति मंगल और राशि के अधिपति सूर्य, इन दोनों का संबंध कैसा है? नवम पंचम का। इस वजह से व्यक्ति प्रगति प्राप्त करेगा, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। चंद्रमा बैठे हैं 6 अंश 49 कला के साथ। उनके ऊपर किसी भी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है, पर हाँ इतनी बात जरूर है कि वो आपको स्वतंत्र व्यवसाय करने का इशारा भी कर रहे हैं। आप चाहें तो स्वतंत्र व्यवसाय निश्चित रूप से कर सकते हैं। मंगल जन्म कुंडली में लग्न के अधिपति होकर के लाभ में बैठे हैं, जो व्यक्ति की महत्वाकांक्षा में वृद्धि देने वाले हैं। साथ ही साथ उसका लाभ हर जगह से कई तरीके से होता रहता है। मंगल 11 अंश 22 कला के साथ बैठे हैं, हस्त नक्षत्र, और वो चंद्रमा जन्म कुंडली में दशम स्थान में स्वतंत्र बैठे हैं। मंगल का प्रभाव सूर्य और गुरु से प्रभावित है, साथ ही साथ शुक्र और बुध से भी प्रभावित है। इस आधार पर कि जन्म कुंडली में मंगल जहां बैठे हैं, उससे ठीक चौथे घर में शुक्र और बुध मंगल के सुखों की वृद्धि करेंगे। इसका अर्थ होगा कि व्यक्तित्व का लाभ मिलेगा। उसी मंगल से 5 घर आगे गुरु का बैठना व्यक्ति की कैपेसिटी को बढ़ाने वाला होगा और व्यक्ति की समझदारी को 4 चांद लगाएगा। उसी मंगल से 5 घर आगे के सूर्य देव जातक को निर्णायक मंडल का अध्यक्ष या अधिपति बनाने वाला, पुरुषार्थ से सभी प्रकार के कृत्यों का निर्वहन करने वाला होता है। इतना ही नहीं, वो बहुत बड़ी बड़ी बात अपने अंदर छुपा जाने वाला भी होता है। मंगल यहाँ बैठे हैं 11 अंश के हस्त नक्षत्र में। मैंने बात कही, यहाँ व्यक्ति थोड़ा बहुत सेंटिमेंटल होगा, इमोशनल भी होगा और बहुत जल्दी किसी की बातों में आ जाने वाला भी होगा। यहाँ व्यक्ति के जीवन में कई बार उदाहरणार्थ घटनाएं भी घटित होंगी, जो शनि मंगल और राहु केतु के कारण होंगी। पढ़ाई में मतभेद, कई बार दिलचस्पी बहुत ज़्यादा हो, धन बहुत ज़्यादा कमाना हो, या इस तरीके के जो विचार आते हैं वो मंगल देंगे, क्योंकि लग्नेश अगर लाभ भाव से संबंध बनाते हैं तो व्यक्ति को महत्वाकांक्षी बनाते हैं। बुधदेव जन्म कुंडली में 17 अंश 42 कला के साथ बैठे हैं पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में। शुक्र भी अपने नक्षत्र में बैठे हैं। इस वजह से यहाँ बुध और शुक्र दोनों सुंदर बनाएंगे, धनवान बनाएंगे। और शुक्र बुध दोनों अगर स्थिति के हिसाब से देखते हैं तो मंगल से दृष्ट हैं। इस वजह से आंखों की समस्या देंगे और व्यक्ति को क्रिएटिव क्षेत्रों में काम करने वाला भी बना देंगे। जैसे बहुत सारी भाषाएं जानने वाला, कला को जानने वाला, खेल में रुचि रखने वाला, संगीत में रुचि रखने वाला, अपनी सत्य बात को लेकर के किसी से भी लड़ जाने वाला, ऐसा बना देते हैं। बचकानी हरकतें थोड़ी बहुत व्यक्ति के जीवन में हमेशा बनी रहती है। हालांकि फिर भी ये गंभीरता भी है, क्योंकि शनि की भी दृष्टि उस भाव पे है, तो द्वितीय भाव पे शनि मंगल का प्रभाव है। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति एक जगह से नहीं, कई जगह से जीवन में धन कमाते हुए आगे बढ़ता है। देवगुरु बृहस्पति जन्म कुंडली में 7 अंश 11 कला उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में बैठे हैं। इसका अर्थ होगा कि अगर सूर्य वहां नहीं बैठे होते तो व्यक्ति का चारित्रिक दोष उत्पन्न होता, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ आप आंख बंद करके उस व्यक्ति पे विश्वास कर रहे हैं, क्योंकि इनकी कुंडली में गुरु और सूर्य जैसे 2 ग्रह मजबूत स्थिति में बैठे हैं। राहु से प्रभावित हैं तो धन कमाने के लिए थोड़ी बहुत मशक्कत करनी होगी। गुरु के ऊपर राहु का प्रभाव है, इस वजह से भी कई बार व्यक्ति के सकारात्मक प्रभावों में कमजोरी होती है और व्यक्ति अपने पराक्रम को लेकर के निगेटिव हो जाता है, पर वो बहुत सामान्य है। शुक्रदेव आपकी कुंडली में 25 अंश के बैठे हैं। मैंने बात कही है, वो बहुत बेहतर हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। शनिदेव 9 अंश 14 कला उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में, अपने नक्षत्र में शुक्र बैठे हैं, अपने नक्षत्र में शनि बैठे हैं। तो अपने ही नक्षत्र में बैठे होने से शुक्र और शनि का बल बढ़ेगा। शुक्र के ऊपर शनि की और मंगल की दृष्टि व्यक्ति को कामुक और कई बार कामोत्तेजक भावनाओं को वृद्धि में ले जाने वाला भी बना देते हैं। राहु आपकी कुंडली में 11वें भाव में 6 अंश 5 कला के साथ उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में बैठे हैं। इस आधार पर आपकी कुंडली के राहु भी लाभ, धन, यश, मान, प्रतिष्ठा और साथ ही साथ बहुत सारे लोगों से पहचान बनाने वाला व्यक्ति को बना देते हैं। अब धन योग की बात करते हैं तो लग्न के अधिपति का लाभ में जाना धन योग है। धन भाव के स्वामी का तृतीय में जाना दारिद्र दोष है। मतलब गुरु की दशा में थोड़ी बहुत धन की समस्या हो सकती है, या मेहनत कमा कर धन करना पड़ेगा, मेहनत करके धन कमाना पड़ेगा। तृतीय भाव के स्वामी का पंचम भाव में आना मेहनत में विलंब या मेहनत के परिणाम में विलंब या कई बार संतान या विवाह में विलंब की स्थिति पैदा करेंगे। चतुर्थ भाव के स्वामी का पंचम में आना धार्मिक प्रवृत्ति, पूर्व जन्म में भी व्यक्ति धर्म करता था, इस जन्म में भी व्यक्ति धर्म करेगा। और पंचम भाव से जब शनि का संबंध बनेगा तो व्यक्ति का परिणाम थोड़ा देर से मिलता है। छठवें भाव के स्वामी का एकादशवें भाव में बैठना लग्नेश होकर के गुरु से प्रभावित है। शनि मंगल का प्रभाव, शनि राहु का प्रभाव है। इस वजह से वहां पे एक संतुलन
बनने की स्थिति बनेगी, क्योंकि धन भाव के स्वामी लग्न भाव के स्वामी को देख रहे हैं और साथ ही साथ जन्म कुंडली में छठवें भाव के स्वामी होकर के राहु के संपर्क में है, तो व्यक्ति के जीवन में शत्रुता भी रहेगी, शत्रु रहेंगे। पर हाँ, दूसरी बात है कि चूंकि उसके शुक्र के और बुध का प्रभाव, गुरु का प्रभाव मंगल को प्रभावित कर रहा है, इस वजह से उस किसी भी प्रकार के शत्रु से व्यक्ति बच जाएगा और सुरक्षित रहेगा। कोर्ट केस कचहरी का मामला व्यक्ति को परेशान नहीं करेगा। हाँ, पर संतान और दाम्पत्य में पत्नी को लेकर के थोड़े बहुत विवाद सामान्यतया दिखेंगे, लेकिन नवांश चक्र की स्थिति के कारण मैं इसे सामान्य मान रहा हूं। उसके बाद अगर बात करते हैं तो सप्तम भाव के स्वामी का द्वितीय भाव में जाना स्वतंत्र व्यापारी यहां भी बना रहा है। अष्टम भाव के स्वामी का द्वितीय भाव में जाना, यहां व्यक्ति बहुत ही चिंतन करने वाला होता है और क्रिएटिव मानसिकता का होता है, बहुत सरलता से किसी भी बात को पकड़ लेता है। नवम भाव के स्वामी का दशम स्थान में बैठना व्यक्ति को गंभीर, धर्म करने वाला, पुरुषार्थी, मजबूत इच्छा शक्ति का, सुदृढ़ मानसिकता का, सबसे प्रेम करने वाला, माता और पिता की आज्ञा का पालन करने वाला बना देते हैं। एकादशवें भाव के स्वामी का द्वितीय भाव में जाना महाधनी योग होगा, जबकि 12वें भाव के स्वामी का द्वितीय भाव में आना कई बार व्यक्ति को भवन, भूमि, वाहन आदि के लिए संघर्ष में देखा जाता है या कई बार उसे ऋण में भी जाते हुए देखा जाता है। तो ये कब होगा? जब ये ग्रह दशा एक्टिव होंगे, तब इस तरीके का परिणाम आपको देखने को मिल सकता है। अब मैं आपका ध्यान थोड़ा सा दशमांश चक्र पे लेके आना चाहता हूँ। अब अगर विचार करते हैं दशमांश चक्र पे, तो यहाँ जन्म कुंडली के तीसरे भाव के स्वामी लग्नेश बन रहे हैं। लग्न के अधिपति होकर के धन भाव में स्वग्रही होना, गुरु का मित्र की राशि में बैठना और लाभ भाव के स्वामी का उसको देख लेना, शुक्र और मंगल का बैठना, जहां अष्टम भाव में थोड़ा बहुत कंसंट्रेशन में कमजोरी, राहु जिस राशि में बैठे उस राशि का अधिपति केंद्र में, यहाँ भी चंद्रमा केंद्र में मिथुन राशि में, यहाँ भी चंद्रमा केंद्र में सिंह राशि में। इसका अर्थ स्पष्ट होता है कि व्यक्ति नौकरी करे तो भी एक साइड बिजनेस जरूर करे। दशमांशा चक्र में सप्तम भाव के स्वामी होकर के चंद्रमा का केंद्र में होना, सूर्य और चंद्रमा का एक दूसरे से केंद्र में होना और जन्म कुंडली के अष्टम भाव के अधिपति का लग्न में बैठना, जबकि लग्नेश का स्वग्रही होना व्यक्ति को धनवान और बहुत गंभीर धन वाला भी बना देते हैं। नवांश चक्र की स्थिति बहुत अच्छी है, मैं उसे कमजोर बिल्कुल भी नहीं कहूंगा। इस वजह से विवाह के बारे में अगर बात करते हैं तो यहाँ पे सप्तम भाव में मिथुन राशि बनी है, जो द्विस्वाभाविक राशि है। चंद्रमा यहीं बैठे हैं, चंद्रमा से दसम स्थान, चंद्रमा से चतुर्थ स्थान, चंद्रमा से लाभ स्थान, सारे अच्छे बने हैं। इस वजह से विवाह भी अच्छा होगा। विवाह अगर करना हो तो सिंह राशि सिंह लग्न, धनु राशि धनु लग्न और साथ ही साथ मकर राशि मकर लग्न के जातिकाओं से विवाह किया जाए और उत्तर दिशा की तरफ विवाह की दिशा उत्तम रहेगी। भवन जिसमें आप निवास कर सकते हैं वो है मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह। उत्तर दिशा के मकान में, उत्तरी फ्रंट जिसका खुलता हो, उस मकान में आप रह सकते हैं। भवन, भूमि, वाहन से संबंधित अगर कोई भी निर्णय इस कुंडली के लिए लेना होगा तो उसमें सहायता करेंगे शुक्र, उसमें सहायता करेंगे बुध और गुरु। ये तीनों ग्रह या इन तीनों ग्रहों की दशाओं में आपको भवन, भूमि, वाहन का सुख मिलेगा। माता और पिता के लिए ये कुंडली 100% बहुत अच्छी रहेगी। इसमें जरा भी संदेह नहीं है कि आपको इन दोनों का प्रेम मिलता रहेगा। इसके अतिरिक्त अगर संतान के बारे में मैं विचार करूं तो कन्या लग्न की कुंडली बनती है सप्तमांशा की, वहां पर संतान का सुख 100% से भी ज्यादा है और निश्चित रूप से संतति भाग्यशाली भी साबित होगी। उनके आने के बाद आपका सुख बढ़ेगा और समाज में आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। अरिष्ट चक्र के आधार पर स्वास्थ्य में कोई लंबी बीमारी नहीं दिखाई दे रही है। इम्यून थोड़ा कमजोर हो सकता है चंद्रमा की दशा में। राहु, केतु और शनि, मंगल की दशा में सामान्यतया व्यक्ति को स्वास्थ्य से संबंधित समस्या देखने को मिल सकती हैं। आप भाग्यशाली हैं पर थोड़े कम, या ये कह सकते हैं कि हमें अपने भाग्य को और वृद्धि में ले जाने के लिए शिव जी की पूजा करनी चाहिए या बजरंगबली के मंदिर का नित्य दर्शन भी करना चाहिए। नक्षत्र के आधार पर अगर मैं बात बताऊं तो आपकी कुंडली में श्रवण नक्षत्र, मघा नक्षत्र, हस्त और उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद और साथ ही साथ भरणी, यह नक्षत्र किसी भी कार्य को करने के लिए उत्तम रहेंगे। दिन मंगलवार और गुरुवार का अच्छा रहेगा। रंग गेरुआ, लाल, पीला और नारंगी का रंग अच्छा रहेगा। धन कमाने के लिए आपकी कुंडली अपने जन्म स्थान से जा सकती है उत्तर पूर्व की दिशा में। पूजा पाठ,
जरूर करना चाहिए। बस ये पंचम भाव पे शनि मंगल राहु केतु का प्रभाव है, इस वजह से ही आपको डराया गया है, जबकि वो नवांश चक्र में आकर के बिल्कुल ही ठीक हो जा रहा है। अष्टक वर्ग के आधार पर मैं जो बात कह रहा हूं, उसके आधार पर सूर्य, उसके आधार पर मंगल, उसके आधार पर शनि, उसके आधार पर गुरु का प्रभाव थोड़ा कमजोर हो रहा है, लेकिन मंगल का प्रभाव ठीक है, सूर्य का प्रभाव ठीक है, बुध उसके बाद शनि का प्रभाव ठीक नजर आ रहा है। नौकरी और व्यापार में नौकरी पहले, व्यापार दूसरे नंबर पे, पर निश्चित रूप से कोई व्यापार करें। कंसंट्रेशन ठीक है। भाग्य के बल को वृद्धि में ले जाने के लिए शिव जी की पूजा करनी होगी, खूब उनकी पूजा करिए, उनके प्रति अपना भाव जोड़िए। सामाजिक प्रतिष्ठा कभी धूमिल नहीं होगी। ऋण में जाएंगे तो ऋण चुकाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। ऐसा नहीं कि पैसे के कारण, पर फिर भी ऋण चुकाना आपके लिए थोड़ी मुश्किल कर सकता है। एक्सपेक्टेशन आपका आपके जीवन से बना रहेगा और आप उसे लगभग प्राप्त भी कर लेंगे। ये कुंडली मोक्ष की गति को पाने वाली है और कभी भी कष्ट से मृत्यु प्राप्त नहीं करेगी। इतनी सारी चीजें। मंगल की दशा में, राहु की दशा में, शनि की दशा में हमें सावधान होना होगा। जबकि चंद्रमा की महादशा में राहु का अंतर और गुरु का अंतर कष्ट देने वाला हो सकता है। उसी चंद्रमा की महादशा में शनि का अंदर मानसिक समस्याओं को देने वाला होगा। मंगल की महादशा में शनि और राहु का अंतर, जबकि मंगल की महादशा में शुक्र का अंतर भी कई बार थोड़ा कष्ट देने वाला हो सकता है। राहु आपकी कुंडली के लिए अच्छे बने हैं, इस वजह से घबराने की कोई बात नहीं है। हालांकि अभी तक आपको दुख नहीं मिला है और आगे भी मैं समझता हूं कि अगर आपने अपनी गति ठीक रखी तो आपको कष्ट नहीं होगा। पर 12वें भाव से लेकर के और अष्टम भाव तक सिर्फ 2 ग्रह बैठे हैं, चंद्रमा और मंगल, इस वजह से थोड़ी सावधानी जरूर रखनी चाहिए। सत्कर्म करिए, ब्राह्मणों की सेवा करिए, श्रेष्ठ ग्रंथों का अध्ययन करिए, गुरु दीक्षा से युक्त होइए, परिवार का भरण पोषण करिए, अच्छे लोगों से मैत्री रखिए। पीपल के वृक्ष का लगाना, अशोक के वृक्ष का लगाना, सहतूत के वृक्ष का लगाना आपके लिए उत्तम रहेगा। इसके अतिरिक्त आप अगर रत्न धारण कभी भी करना चाहते हो तो निसंदेह ये कुंडली 100% सूर्य का रत्न धारण कर सकती है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।